नमस्कार, मैं हूं समीर चक्रवर्ती और इस वक्त हम मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा पर है और आज हमारा काफ़िला पहुंचा है महू, जहां से विधानसभा की जो विधायक है वो है शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर और यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली भी है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये जानना चाहेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी तो अपने तरीके से तैयारियां कर रही है, लेकिन एक और नई पार्टी है जो है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण के भीम आर्मी संगठन की ये पार्टी है। और इसका इस विधानसभा में या कहे कि इस मध्य प्रदेश में कितना सारा प्रभाव है, किस प्रकार का प्रभाव है, तो हमारे साथ जानने के लिए कुछ भीम आर्मी के नेता लोग मौजूद हैं। युवा नेता है, संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार भीम आर्मी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि चुनाव में इस बार किस प्रकार का प्रभाव भीम आर्मी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपका नाम बताइए। मेरा नाम विशाल मुकेश खरोसिया है, भीम आर्मी इंदौर जिला संयोजक हूँ। और भीम आर्मी संगठन जो है अपनी राजनीतिक विंग आज़ाद समाज पार्टी को इस बार डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में भी उतारेगा। जिस प्रकार दोनों पार्टियों से आम जनता नाराज़ है, चाहे बिजली समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे रिजर्वेशन में आप आरक्षण को ख़त्म करने की समस्या को ले लो, हमारा जो समाज है, हमारा जो बहुजन समाज है, इन दोनों पार्टियों से नाराज़ है। और आज बहुजन समाज बहुत बड़ा बदलाव चाहता है। तो पूरे मध्य प्रदेश में हम आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से अपने विधानसभा के प्रत्याशी उतार रहे हैं और प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी जी जान से हम लोग मेहनत करेंगे। शिवराज सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम आदिवासियों के साथ है, दलितों के साथ है और कई सारी योजनाएं भी उन्होंने लागू की है। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आनी पड़ी कि मध्य प्रदेश में भीम आर्मी को उतरना पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में भीम आर्मी को उतरने का मेन मोटो तो ये है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सीधी में एक विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब कर देता है और उसके बावजूद उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब वो वायरल होती है वीडियो, उसके बाद शिवराज सरकार तुरंत एक्शन में आती है और दिखाने के लिए सिर्फ उसके आगे आगे का जो बाड़ा रहता है, घर वर तो नहीं तोड़ती है। बाकी जब हमारा व्यक्ति अगर कुछ कर देता है तो हमारे व्यक्ति का घर तोड़ दिए जाते हैं, उसके साथ न्याय नहीं होता, उसको जेल में डाल दिया जाता है। वही गलती व्यक्ति करता है तो उसके घर वालों को परेशान क्यों किया जाता है, हम ये पूछना चाहते हैं शिवराज सरकार से। अभी आप हाल ही की घटना ले लेंगे कि एक आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म यहीं पर पलासिया ग्राम में हुआ और उसके बाद जब हम न्याय मांगने गए तो एक आदिवासी लड़के को वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा गोली मार दी गई। तो हम लोग यही पूछना चाहते हैं कि जब हम लोग अपने आवाज़ उठाते हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो दोनों पार्टियां हमारे साथ आके क्यों नहीं खड़ी होती है। और अगर आप लोगों अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी अगर न्याय पी रही है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं चलती है। इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को इस बार चुनाव में उतरना पड़ रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि हम दलितों के साथ है, आदिवासियों के साथ है, SC/ST एक्ट जो है वो प्रभावशाली भी है। तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है ना। ST/SC एक्ट अगर प्रभावशाली होता तो थाने से जो मुचलका भराता है उस पर जमानत नहीं होती। ST/SC एक्ट में पहले क्या होता था कि जब थाने से जेल भेजते थे, आदमी के मन में डर होता था तो वो अन्याय अत्याचार कम करता था। आज की हालत आप देख लेंगे कि थाने से ही व्यक्ति छूट जाता है और उसके बाद अन्याय अत्याचार बढ़ता है। आपने देखा होगा कि अभी अपने निमावर कांड आपने देखा होगा, आदिवासी महिला है, उसके साथ रेप किया, उसके बाद मार के उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार हमारे प्रदेश में हो रही है। लगातार दलितों पे अत्याचार हो रहा है। हमारे पास में ही एक लड़का था सोनू साकले, जिसका हत्या हो गई और विगत 2 महीनों तक पुलिसिया कार्रवाई ढीली रही। उसके बाद भीम आर्मी ने जब आंदोलन करा, IG कार्यालय का घेराव किया, फिर IG साहब ने जब एडिशनल SP साहब को बुलाया, TI साहब को बुलाया, उसके बाद उसमें 302 में कार्रवाई हुई और तीनों जो आरोपी थे उनको जेल पहुंचाया गया। तो बार बार हमें विरोध क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप न्यायप्रिय हैं, आपका प्रशासन न्यायप्रिय है, आपका शासन न्यायप्रिय है, तो आप लोगों को तुरंत उसमें एक्शन लेना चाहिए। जबकि आपको ट्वीट करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सारी बातें पता होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से इनके पास तक सारी बातें पहुंच जाती है। उसके बावजूद भी ये ढीली कार्रवाई करते हैं, हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं। आरक्षण को लेकर भी सरकार आपके पक्ष में है और दूसरी चीज़ ये है कि SC/ST एक्ट जो है उसको लेकर भी आपके पक्ष में है। तो लगातार सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई, जैसे आपने सीधी कांड की बात की तो वहाँ उन्होंने माफ़ी भी मांगी, दलित के पैर भी छुए। इस तरीके को आप मतलब क्या देखते हैं? ये क्या राजनीति है क्या BJP की तरफ से? ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति है। जैसे कि अभी 3 महीने पहले लाडली बहन योजना ये लेके आए,
तो लाडली बहन योजना लाने की 3 महीने पहले ही क्या ज़रूरत थी? आप 5 से 10 साल 15 साल की आपकी सरकार हो गई है, पर आप 3 महीने में क्या सेव परमल बांटना चाहते हैं क्या महिलाओं को? और जैसे महिला आरक्षण की अभी बात करें, महिला आरक्षण, तो महिला आरक्षण किस महिला को दिया जा रहा है? क्या सामान्य वर्ग की महिलाओं को दिया जा रहा है? अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को दिया जा रहा है? तो किस प्रकार हमारे आरक्षण को ख़त्म कर और इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर और हमारी पूरी जितनी भी सुविधाएं संविधान के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार जो हमें मिली है उसके ऊपर ये आघात करने की कोशिश कर रही हैं दोनों पार्टियां। अच्छा, तो इस तरीके का प्रभाव तो मध्य प्रदेश में नहीं है कि भीम आर्मी मतलब सरकार बना ले, तो आप क्या किस तरीके की रणनीति मतलब? आपने जैसा कि देखा होगा कि 12 फरवरी को जो हमारा आंदोलन हुआ उसमें लाखों की संख्या में लोग आए, तो आज जनता ये चाहती है कि भाई हमारी पार्टी और हमारी जो सुन रहा है, तो आज़ाद समाज पार्टी सरकार भी बना सकती है। अगर हमारे 40 से 50 विधायक भी बन जाते हैं तो हम सरकार अगर बना नहीं सकते तो गिरा तो सकते हैं। हमारी ताकत है, हम सरकार अगर बना नहीं सकते तो गिरा तो सकते, क्योंकि 85% बहुल जो है आदिवासी और अनुसूचित जाति का ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश। आप देखा जाए तो हम लोग ही तय करेंगे सरकार किसकी बनना है, दूसरा व्यक्ति तो तय नहीं करेगा। तो इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे लोग विधायिका में जाएंगे और हमारे लिए न्याय के लिए वो आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, कई सारी सीटें जो मध्य प्रदेश में हैं वो जहाँ पर दलित वोटर का काफ़ी इफेक्ट है और कई सारे दलित नेता वहाँ से चुन के भी आते हैं। तो भाई मैं जनता के हिसाब से मतलब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए भीम आर्मी के विधायक जो भी दलित होंगे, SC ST वर्ग से होंगे, तो अगर वो जो अभी जो मतलब अभी की परिस्थिति में जो दलित मतलब नेता लोग हैं वो क्या मतलब उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं विधानसभा में दलितों के लिए, क्या आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? मतलब भीम आर्मी से वो किस तरीके की उम्मीद करे जनता? भीम आर्मी से इसलिए उम्मीद कर सकती है जनता क्योंकि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी आपने देखा होगा आरक्षण के समर्थन में 8 जनवरी को एक तथाकथित संगठन ने हमारे आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद 12 फरवरी को हम लोगों ने आंदोलन किया कि भाई आर्थिक आधार पर क्यों आरक्षण, जब जातिगत आधार पर हर चीज़ देखी जा रही है तो आर्थिक आधार पर आप कैसा आरक्षण चाहते हैं? तो भीम आर्मी का जो नेता है वो मिशनरी है और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानता है। जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा दूसरी पार्टियों के नेता सिर्फ आपकी नॉर्मल सुविधाएं देखते कि भाई इनको पानी की सुविधा है तो टैंकर भेज दिया, इनको बिजली की सुविधा है तो हाँ भाई बिजली की सुविधा इनकी पूरी कर दो। पर हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे रिजर्वेशन में आरक्षण है वो पुनः हम लागू करना चाहते हैं। उसके बाद आप बैकलॉग पद देखेंगे, बैकलॉग पद इतने रिक्त पद हैं, बैकलॉग पदों में हम वापस से भर्ती लागू करेंगे। उसके बाद ये जो घोटाले हो रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा पटवारी में घोटाला हो गया, तो सरकार से मिलजुल कर ये लोग जो घोटाले कर रहे हैं इस प्रकार के घोटाले हम बंद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब सरकार के लिए क्या राय है कि यदि जैसे सरकार ने तो एक्ट भी लागू किया हुआ है, SC ST एक्ट भी लागू किया है, लेकिन उसके बाद भी मतलब जो दलित आदिवासियों के खिलाफ जो क्राइम है वो रुक नहीं रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे इसके लिए? मतलब इन अपराधों को रोकने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? इसमें यही है कि जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके बातें नहीं मानी जा रही, तो हम 7 साल से ज़्यादा का प्रावधान इसके लिए ST SC एक्ट में इसके लिए हम विधायिका में आवाज़ उठाएंगे, संसद में आवाज़ उठाएंगे और हमारे लोग होंगे तो इस विधेयक को हम पास करवाएंगे। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि भाई एक चीज़ चल रही है ST SC के लोगों को मुस्लिमों से लड़ाना। तो मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है और जो ST SC का व्यक्ति है और रोज़गार करने वाला व्यक्ति है, सुबह से शाम तक रोज़गार करता है, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी नाकाम होती है तो नूह में जो कांड हुआ, इस प्रकार की घटनाएं कराती हैं, लड़ाई झगड़े करवाती हैं और उसमें सत्ता में आने की कोशिश करती है। तो ये नूह में नहीं, इंदौर ज़िले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा दंगा हो और उससे ये चुनाव जीते, पर ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। पूर्णतः रोका जाएगा और विरोध किया जाएगा। यदि भीम आर्मी के यदि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अगर जीत कर आते हैं तो मान लीजिए 2 बड़े दल, एक BJP और कांग्रेस, तो भीम आर्मी किस तरफ जाना चाहेगी? भीम आर्मी अगर मान लीजिए जो हमारी बातों को मानेगा, जो हमारी बातों को कागजी रूप से, किनसे अपेक्षा है आपको? हमें किसी से अपेक्षा नहीं है। हमारी बातों को जो मानेगा, या तो हम खुद ही जो हम अगर चाहेंगे तो हम खुद ही जो हमारी पार्टी है उसी के माध्यम से हमारा जो भी है करेंगे, और जो हमारी बातें मानेगा, अगर वो कहेगा कि भाई हमें सरकार बनाना है, तो हम उसको एक मांग पत्र देंगे कि भाई ये मांगे जब हमारी मानते हो तो हमारे विधायक आपका समर्थन करेंगे, पर पार्टी हमारी होगी। 18 साल की शिवराज सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे? 18 साल की शिवराज सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की है, घोषणा मशीन है वो,
सिर्फ घोषणाएं करते हैं। जब परिपाटी पे ज़मीन पे बात करने की बात आती है, आज आप बताइए कितनी सीएम हेल्पलाइन पेंडिंग पड़ी हुई है। सीएम हेल्पलाइन पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है? क्या उनका निराकरण नहीं होना चाहिए? शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की है जितनी भी, आप बताइए 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? आप शिक्षा पे जोर दीजिए। पहली से 8वीं तक आप डायरेक्ट पास कर रहे हैं, उससे नुकसान किसका है? एसटी एससी ओबीसी का बच्चा वहाँ पे पढ़ता है, माइनॉरिटी का बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। पहली से 8वीं तक अगर आप बच्चे को पास कर देंगे तो 9वीं में जाके वो फेल होगा। तो आप ये षड्यंत्रकारी तरीके से बहुजन समाज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई काम ना हो। शिक्षा नीति मजबूत हो। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो पहली से 8वीं तक 5वीं क्लास में हम बोर्ड करेंगे, 8वीं को बोर्ड करेंगे, और शिक्षा नीति में हम एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे कि पहली से 5वीं तक बच्चों को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देंगे। 15 महीने की कमलनाथ सरकार कैसी लगी आपको? वो भी वादे और झूठे घोषणाएं करने वाले लोग हैं। वो ये मान के चलिए कि ये दोनों सगी बहनें हैं। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई जिसे हम कहते हैं, उस ये कहावत है उनके लिए। थोड़े दिन आप लूट लीजिए, थोड़े दिन हम लूट लेंगे, थोड़े विधायक हम खरीद लेंगे, थोड़ा आप खरीद लो। तो ये सब मिली भगत से ये लोग काम करते हैं। अच्छा, अभी जो मंत्री है उषा ठाकुर, वो यहाँ से विधायक है, और इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी रहते हैं। तो इन दोनों के कार्यकाल को आप महू विधानसभा के इसमें कैसे देखते हैं? मतलब क्या कितना उन्हें नंबर देंगे, अगर नंबर की बात? नंबर देंगे, हम दोनों को 0 नंबर देंगे, क्योंकि ये कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया है और यहाँ पे कोई काम उन लोगों ने नहीं करवाया।